डियर स्टूडेंट, JPIC डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज 11th हिस्ट्री के अंतर्गत आदि मानव के क्रमिक विकास के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए हम अपने विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा विषय है आदि मानव के विकास के पहलू। आदि मानव का विकास कैसे हुआ, किस तरह से उसका क्रमिक विकास हुआ, उसकी क्या स्थिति थी, क्या परिवर्तन उसमें आया, किस तरह से अलग अलग स्टेप पे वो आगे बढ़ता गया, उसके क्रमिक विकास के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम अपने विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं। आदि मानव के विकास के पहलू के संदर्भ में किसकी उत्पत्ति जो है 56 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती है। कब मानी जाती है? 56 लाख वर्ष पूर्व। उत्पत्ति के संदर्भ में यानी इसकी उत्पत्ति 56 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती है। तो उस समय मानव का प्रतिरूप जो है वर्तमान समय के मानव से भिन्न था। जैसा वर्तमान समय का मानव का प्रतिरूप है वैसा उस टाइम के मानव का प्रतिरूप नहीं था, इससे डिफरेंट था। तो कहने का तात्पर्य है कि इसलिए इस समय मानव जो था उसकी स्थिति, उसका स्वरूप उस आदि मानव के स्वरूप से काफ़ी अंतर पाया जाता था। और इसका समय जो है कितना है? 56 लाख वर्ष पूर्व। और ये स्थिति है इसलिए इसे जो है क्या नाम दिया गया? आदि मानव कहा गया। यानी कि वर्तमान समय का जो मानव है इसका ये प्रारंभिक स्वरूप था और इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया? आदि मानव। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। वर्तमान मानव का जो प्रतिरूप था उसकी उत्पत्ति जो है 1,60,000 वर्ष पूर्व है। यानी वर्तमान मानव की जो प्रतिरूप है वो उसकी उत्पत्ति कब मानी जाती है? 1,60,000 वर्ष पूर्व। ठीक है। और वर्तमान मानव की जो प्रतिरूप है उसका 1,60,000 है और आदि मानव का जो प्रारंभ है वो कब से माना जाता है? 56 लाख वर्ष पूर्व। आगे बढ़ेंगे हम लोग। मानव का जो क्रमिक विकास है इसके संदर्भ में चार्ल्स डार्विन ने अपनी रचना ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये रचना है बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। चार्ल्स डार्विन की रचना है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में उन्होंने मानव विकास के क्रमिक स्थितियों को बताया है कि किस तरह से जानवरों से क्रमिक रूप से विकसित होकर वर्तमान रूप में आया। यानी मानव जो है पहले किस रूप में था? जानवर के रूप में। तो जानवरों से क्रमिक रूप में वो विकसित होकर के कहाँ पे आया? वर्तमान मानव के रूप में। और इसका उल्लेख किसने किया है? चार्ल्स डार्विन ने किया है। किस रचना में? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में किया है। उनकी रचना का नाम है और उन्होंने जो है जानवरों से क्रमिक रूप से विकसित होकर वर्तमान मानव के रूप को दर्शाया है कि किस तरह से मानव पहले जानवर के रूप में था और क्रमिक रूप से विकसित होकर किस में आया? वर्तमान मानव के रूप में आया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अनेक चरणों से गुजरने के बाद आदि मानव का आधुनिक विकास आधुनिक काल में हुआ। कहने का मतलब है जो आदि मानव का जो वर्तमान समय में जो मानव है वो कई चरणों से गुजर करके वर्तमान समय में पहुंचा है। उसका कई स्तर पे क्रमिक विकास हुआ है और उस लेवल तक गुजरने के बाद जो है वो वर्तमान समय तक आया है। तो वर्तमान का कह सकते हैं कि मानव का जो क्रमिक विकास है वो लगभग 360 से 240 लाख वर्ष पूर्व तक खोजा जा सकता है। कहाँ से कहाँ तक? 360 से 240 वर्ष, 360 से 240 लाख वर्ष पूर्व तक खोजा जा सकता है। तो इस तरह से जो आदि मानव का जो क्रमिक विकास का लगभग जो है कितने पूर्व तक खोजा जा सकता है? वर्तमान समय का जो मानव है 360 से 240 लाख वर्ष पूर्व तक। ठीक है। तो इसको लर्न रखेंगे कि मानव का जो क्रमिक विकास है वो लगभग कितने वर्ष पहले तक खोजा जा सकता है? 360 से 240 लाख वर्ष पूर्व तक। फिर से हम लोग आगे बढ़ेंगे। एशिया अफ्रीका दो प्लेस हैं, दो महाद्वीप हैं। एशिया व अफ्रीका में स्तनपायी प्राणियों की प्राइमेट्स नामक श्रेणी का उद्भव हुआ। अब देखें यहीं से स्टार्ट होता है। जो प्राइमेट्स है ये स्तनपायी प्राणियों का क्या है? एक श्रेणी है और इसी से आगे चल के धीरे धीरे मानव का क्रमिक विकास होता है। तो इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट स्टेप पे जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है? प्राइमेट्स से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट में है प्राइमेट्स। प्राइमेट्स क्या है इसके संदर्भ में हम लोग देखेंगे। प्राइमेट्स स्तनपायी प्राणियों का एक बड़े समूह के अंतर्गत एक उप समूह है, सब ग्रुप है। प्राइमेट्स स्तनपायी प्राणियों के एक बड़े समूह के अंतर्गत क्या है?
एक उप समूह है, सब ग्रुप है। तो इस समूह में क्या आते हैं, वानर हैं, मीन्स एप, लंगूर हैं और मानव हैं। तो वानरों, लंगूरों और मानवों को प्राइमेट्स में सम्मिलित किया गया है। तो इसमें ध्यान देंगे प्राइमेट्स क्या है, सबसे पहले ध्यान देंगे कि स्तनपायी प्राणियों के बड़े समूह के अंतर्गत एक उप समूह है। ठीक है, तो इस तरह से इसको देखेंगे कि प्राइमेट्स स्तनपायी प्राणियों के एक बड़े समूह के अंतर्गत क्या है, एक उप समूह है और ये एशिया और अफ्रीका में पाया जाता है, कह सकते हैं मतलब पाया गया था। तो इस तरह से यह उप समूह है और इसके अंतर्गत क्या क्या है, किसको शामिल किया गया है, वानरों को, लंगूरों को और मानवों को सम्मिलित किया गया है। प्राइमेट्स की ही एक उपशाखा, प्राइमेट्स की ही एक उपशाखा है हेमिनाइड। प्राइमेट्स की क्या उपशाखा है, हेमिनाइड। अगला जो क्रमिक विकास है किसमें आएंगे हम लोग, इसकी उपशाखा है। तो इस तरह से प्राइमेट्स की क्या कह सकते हैं, एक अगली उपशाखा क्या है, हेमिनाइड। इसका समय कितना है, 240 लाख वर्ष पूर्व है। उद्भव जो हुआ था इसका टाइमिंग 240 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। विशेषता इसकी क्या है, ये 4 पैर पर चलता था। तो इसकी यहाँ पे विशेषता क्या है, कितने पैर पे चलता था, 4 पैरों पर। इसमें जो है वानर या एप शामिल हैं। तो इस तरह से लर्न रखेंगे कि इसमें वानर या एप शामिल हैं। फिर अगली कड़ी में क्या आएगा, होमिनिड। अगली कड़ी में होमिनिड। होमिनिड के अंतर्गत जो है 56 लाख वर्ष पहले, इसका टाइमिंग क्या है, होमिनाइड। इसमें ध्यान देंगे थोड़ा से, होमिनाइड की ही ये उपशाखा है। जैसे प्राइमेट्स की उपशाखा होमिनाइड है और होमिनाइड की उपशाखा क्या है, होमिनिड। इसको इस तरह से ध्यान देंगे कि प्राइमेट्स की उपशाखा होमिनाइड है जो 240 लाख वर्ष पूर्व उद्भव हुआ था, 4 पैरों पे चलता था और इसमें वानर या एप शामिल थे। और इसकी अगली शाखा क्या है, होमिनिड। अब होमिनिड में देखेंगे इसका टाइमिंग जो है 56 लाख वर्ष पहले का है और ये दोनों पैर पे चलते। तो इसकी विशेषता क्या है, दोनों पैर पे चलते थे। तो इस तरह से इसकी विशेषता है, होमिनाइड की विशेषता ये 4 पैर पे चलते थे और होमिनिड की विशेषता क्या है कि 56 लाख, इसका टाइमिंग 56 लाख वर्ष पहले है और ये दोनों पैर पे चलते थे। तो दोनों को इस तरह से लर्न रखेंगे कि होमिनाइड जो है 4 पैरों पे चलते थे और होमिनिड जो है वो दोनों पैरों पे चलते थे। इसका मुख्य शाखा, अब ध्यान देंगे होमिनिड जो है इसकी मुख्य शाखा जो है कौन कौन सी है, मुख्य शाखा ऑस्ट्रेलोपिथिकस है और होमो है। तो इसकी 2 शाखाएं जो मुख्य रूप से हैं होमिनिड की, ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो है। आगे हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। होमिनिड की जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो शाखा होती है, तो यहाँ से फिर से वही स्टार्ट करते हैं, यानी ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो, ये 2 शाखा होती हैं। किसकी होती हैं, होमिनिड की। और होमिनिड की ये दोनों शाखाओं को क्रम से फिर से इसी को विस्तार करेंगे। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलोपिथिकस स्टार्ट होता है। ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो है किस बात कह सकते हैं, लैटिन शब्द है। ऑस्ट्रेलोपिथिकस लैटिन शब्द है जो ऑस्ट्रल से बना है, जिसका अर्थ है दक्षिणी। जिसका अर्थ क्या है, दक्षिणी। कभी कभी विकल्पिक क्वेश्चन में भी ऐसे पूछ लिया जाए आपसे कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो है किस भाषा का शब्द है, तो कह सकते हैं यह लैटिन शब्द है, ऑस्ट्रल से बना है, जिसका अर्थ है दक्षिणी। यह यूनानी शब्द पिथिकस, जिसका अर्थ वानर से है, से मिलकर बना है। तो यूनानी शब्द पिथिकस है, से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, किससे है, वानर से है। और मानव का ये प्राचीन रूप था अथवा वानर के समान था। तो मानव का ये प्राचीन रूप था अथवा वानर के समान था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस की अगली मतलब होमिनिड की 2 शाखाएं होती हैं, ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो। इस चीज़ को ध्यान देंगे, यानी होमिनिड की 2 शाखाएं हो जाती हैं, ऑस्ट्रेलोपिथिकस और सेकंड क्या होती है, होमो होती है। तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस यहाँ पे आ गया।
ऑस्ट्रेलोपिथिकस में क्या है, जिसका अर्थ वानर से है या मानव के प्राचीन रूप अथवा वानर से है। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे होमो। अब होमो को पहले एक स्टोरी बताना चाहते हैं आपको। पृथ्वी का एक बड़ा भाग जो है बर्फ से ढक जाता है। जब कभी कभी पृथ्वी की स्थितियां चेंज होती हैं तो पूरा का पूरा कुछ क्षेत्र जो होता है वो बर्फ से क्या हो जाता है, ढक जाता है। जैसे पृथ्वी के दो सिरा हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, दोनों जो है बहुत ठंड प्लेस हैं और दोनों ही बर्फीले क्षेत्र हैं। तो इस तरह से पृथ्वी की स्थितियों में परिवर्तन आता रहता है। तो जब कोई प्लेस बर्फ से ढक जाता है तो वहाँ पे एक बर्फबारी पड़ने लगती है, जिसके कारण वनीय क्षेत्र समाप्त होने लगते हैं और उनके स्थान पे घास फूस या फिर मैदानी क्षेत्र बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पूरा का पूरा क्षेत्र बर्फ से ढक जाता है और जब बर्फ गिरेगा, बर्फबारी होगी तो स्वाभाविक है पत्तियों वाले पेड़ पौधे सब नष्ट होने लगेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो था, इसकी पृथ्वी पे जब बहुत बड़ा भाग जब बर्फ से ढक गया तो ऐसी स्थिति में क्या होने लगा, वन के क्षेत्र कम होने लगे। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस यहाँ पे ध्यान देंगे कैसे इसका अस्तित्व समाप्त हुआ। तो इसमें क्या निकल के आता है कि पृथ्वी का बड़ा भाग जब बर्फ से ढक जाता है तो वनीय क्षेत्र क्या होने लगते हैं, धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। घास फूस के मैदान बचते हैं या फिर बर्फीले मैदान हो जाते हैं पूरे के पूरे चारों तरफ। और ऐसी स्थिति में यहाँ पे क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो शाखा थी ये धीरे धीरे विलुप्त होने लगती है। ठीक है, और इसके स्थान पे कौन सी प्रजाति का विकास हुआ, होमो प्रजाति का। यानी इसी प्रजाति का ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो था, यहाँ पे होमिनिड का हमने दिखाया, दो शाखाएं हैं ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो। तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो शाखा है ये समाप्त होने लगती है पृथ्वी पे बड़े भाग बर्फ के ढक जाने के कारण, और आगे चल के इसी की एक प्रजाति क्या नाम है, होमो है, ये डेवलप होती है। यानी ऑस्ट्रेलोपिथिकस समाप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है और इसके स्थान पे कौन सी प्रजाति विकसित होती है, इसी की प्रजाति है, यानी ऑस्ट्रेलोपिथिकस की ही प्रजाति है। तो इस तरह से कह सकते होमिनिड जो है, होमिनिड की दोनों प्रजातियां हैं, यहाँ पे एक ऑस्ट्रेलोपिथिकस है और होमो है। तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस डेवलप करती है कुछ दिन तक, जिसके अंतर्गत मानव है, लेकिन ये कहते हैं बर्फीले एरिया हो जाने के कारण, वन की समाप्ति हो जाने के कारण ऑस्ट्रेलोपिथिकस क्या होता है, विलुप्त हो जाता है। और इसके स्थान पर इसी की उपशाखा कौन सी जो है आगे विकसित होती है, होमो विकसित होती है। आगे हम लोग होमो का विस्तार से अध्ययन करेंगे। होमो का जो टाइमिंग है 25 लाख वर्ष पूर्व है, इस चीज़ को ध्यान देंगे। आगे हम लोग यहाँ देखेंगे, होमो जो है लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आदमी। होमो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या है, आदमी। अब इसमें होमो में स्त्री और पुरुष दोनों आएंगे, स्त्री और पुरुष दोनों आएंगे। तो होमो की जो शाखा डेवलप होती है वो किसके स्थान पे होती है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस के स्थान पे, क्योंकि ऑस्ट्रेलोपिथिकस क्या होता है, बर्फीले क्षेत्र हो जाने के कारण ये विलुप्त हो जाते हैं। और इसी की चूंकि ऑस्ट्रेलोपिथिकस इसी की एक शाखा मतलब कह सकते हैं प्रजाति थी। कौन सी प्रजाति थी, होमो प्रजाति थी। तो होमो जो है ऑस्ट्रेलोपिथिकस के विलुप्त होने के पश्चात जो है होमो आगे विकसित होती है और ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, आदमी। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों को सम्मिलित किया गया है। अब इसी में हम लोग देखेंगे होमो को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। होमो को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है होमो इरेक्टस, सेकंड है होमो हेबिलियस और थर्ड है होमो सैम्पियस। तो 3 पार्ट यहाँ पे हैं, होमो इरेक्टस, होमो हेबिलियस, होमो सैम्पियस। तीनों को देखेंगे। होमो इरेक्टस जो है पैरों के बल पे चलता था और ये अफ्रीका और एशिया में इसके जीवाश्म मिलते हैं। आगे चल के हम लोग जीवाश्म के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो होमो इरेक्टस जो है पैरों के बल पे चलता था और इसके जीवाश्म अफ्रीका और एशिया के क्षेत्रों में प्राप्त हुए हैं। सेकंड पे कौन है, होमो हेबिलिस। होमो हेबिलिस जो है ये जो है कैसे किस तरह के थे, ये औजार बनाने वाले मानव थे। तो यहाँ पे ये बिंदु याद रखेंगे कि ये औजार बनाने वाले मानव थे। इनके जीवाश्म तंजानिया और जर्मनी से प्राप्त हुए हैं। तीसरा से सेकंड में कौन से आएंगे,
होमो हैबिलिस। थर्ड पे है होमो सैम्पियस, ये इसके जीवाश्म जो है यूरोप के क्षेत्रों में प्राप्त हुए हैं। इसके साथ साथ एशिया और अफ्रीका में भी इनके जीवाश्म मिले हुए हैं। तो इस तरह से होमो कह सकते हैं होमो के 3 पार्ट हैं। होमो इरेक्टस, पैरों के बल पे चलने वाले, जीवाश्म कहाँ मिलते हैं? अफ्रीका और एशिया में। सेकंड क्या है? होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस जो थे ये कहाँ पे इनके जीवाश्म प्राप्त होते हैं? तंजानिया और जर्मनी में। ये जो है औजार बनाने वाले मानव थे। इनकी विशेषता क्या थी? औजार बनाने वाले मानव। थर्ड में होमो का ही थर्ड जो पार्ट है, इसके मतलब तीसरी कह सकते हैं उपशाखा है। इसमें कौन से तुर्क थे? होमो सैम्पियंस। ये यूरोप में इनके जीवाश्म मिलते हैं। इसके साथ साथ एशिया और अफ्रीका एवं यूरोप में भी इनके जो है जीवाश्म प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से जो है कह सकते हैं कि मानव का जो क्रमिक विकास हुआ इन स्टेप में कैसे आगे बढ़ता गया। डियर स्टूडेंट, आज हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट फिर नए वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।